जी अस्सलाम वालेकुम। कैफे आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 69। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। चैप्टर हमारा चल रहा था इंटरनल कंट्रोल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटरनल कंट्रोल के बेसिक कंसेप्ट्स को सीखा था, जिसमें हमने ये सीखा कि इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और हमने ये सीखा इंटरनल कंट्रोल के हवाले से मैनेजमेंट की क्या रिस्पांसिबिलिटी है और ऑडिटर की क्या रिस्पांसिबिलिटी है। पता चला हमें ये कि प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी इंटरनल कंट्रोल डिजाइन, इंप्लीमेंट, ऑपरेट करने की वो मैनेजमेंट की है। ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन करना है ताकि रिस्क असेसमेंट हो सके। नंबर 2 अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना है। नंबर 3 अगर कंट्रोल्स वीक हो तो मैनेजमेंट लेटर में कम्युनिकेट करने हैं मैनेजमेंट को। जो ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है वो है ओपिनियन एक्सप्रेस करना कंट्रोल्स पे। ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स पे ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता। अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना, टेस्ट परफॉर्म करना और चीज है, ओपिनियन एक्सप्रेस करना और चीज है। अंडरस्टैंडिंग या टेस्टिंग का मकसद ये होता है कि जो जो कंट्रोल्स ऑडिटर से रेलिवेंट है ना, सिर्फ वही चेक करे, बाकी को चेक ना करे। अगर कभी ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी में ये होता कि उसने ओपिनियन भी एक्सप्रेस करना है तो फिर वो जो उसके से रेलिवेंट है कंट्रोल्स वो भी चेक कर रहा होता, और इवन जो उसके ऑडिट से रेलिवेंट नहीं है कंट्रोल्स वो भी चेक कर रहा होता, क्योंकि उसने सब पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। ओपिनियन तो सब पे होता है ना। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब हम ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें एक एक आइटम को चेक करते हैं, चाहे वो एरिया छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो अगर इंटरनल कंट्रोल्स पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना हमारी रिस्पांसिबिलिटी होती है नहीं, लेकिन अगर कभी होती तो इसका मकसद क्या होता, मतलब क्या होता कि हमने मैनेजमेंट का सारा हर चीज का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है और उसको टेस्ट करना है। हम हर चीज पे टेस्ट कंट्रोल्स की टेस्टिंग नहीं करते, सिर्फ रेलिवेंट जो हमारे ऑडिट से रेलिवेंट होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं। इसलिए ओपिनियन एक्सप्रेस करना ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी में शामिल नहीं है। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है आपको? आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ये आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल है, रटे वाले क्वेश्चन के लिए है, इसमें से केस स्टडी वाला क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, लेकिन हम इसको इस तरीके से डिस्कस करेंगे इसमें कि मैं कोशिश करूंगा कम से कम अगले 2 सिस्टम जो हैं वो बहाने से एक कंसेप्ट के साथ रिलेट करके मैं ऐड कर दूं जो केस स्टडी वाले कंसेप्ट भी है। इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन नेक्स्ट जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इनमें केस स्टडी वाले क्वेश्चन पूछता है। तो मेरी कोशिश होगी आज के लेक्चर में ही हम केस स्टडी वाले कुछ कंसेप्ट्स को भी डिस्कस कर दें। ठीक है, वो बहाने से डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा नहीं कि ये केस स्टडी वाला कंसेप्ट है। ठीक है, क्योंकि ताकि आप अटेंटिव होकर सुनते रहे उसको। आपको याद होगा हमने स्टडी किया था 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। एक था एश्योरेंस एंगेजमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले, क्योंकि जब हम किसी भी कंसेप्ट को छोटे हिस्सों में डिवाइड करके सीखते हैं, समझते हैं, तो फिर वो कंसेप्ट आसान हो जाता है। लेकिन आपने देखा वो कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ हमारा रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए था। केस स्टडी हमने कोई भी ऐसी नहीं की जिसमें एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट वाला कंसेप्ट टेस्ट हो रहा हो। इसी तरह आपको याद होगा हमने चैप्टर 4 में टाइप्स ऑफ मिस स्टेटमेंट और टाइप्स ऑफ स्कोप लिमिटेशन भी पढ़ा था, याद है? 3 टाइप्स ऑफ मिस स्टेटमेंट थी, 3 टाइप्स ऑफ स्कोप लिमिटेशन थी, वो भी स्टडी किया था। लेकिन आपने उसके बाद देखा होगा जब हमने रिपोर्ट की केस स्टडी की तो वो केस स्टडी में सिर्फ इतना रिक्वायर करता था कि मुझे बताओ ये मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं। टाइप्स रिक्वायर नहीं करता था। ऐसा ही है, किसी भी एक क्वेश्चन में भी उसने नहीं कहा होगा कि मुझे टाइप ऑफ मिस स्टेटमेंट भी बताओ या टाइप ऑफ स्कोप लिमिटेशन भी बताओ। ऐसा ही है, वो सिर्फ कहता था भी बताओ मिस स्टेटमेंट क्या है, स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं, मिस स्टेटमेंट है कि नहीं। क्योंकि मिस स्टेटमेंट किसी भी किस्म की होता है रिपोर्ट में और स्कोप लिमिटेशन भी किसी भी किस्म की हो। ठीक है, सम टाइम थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन वो किसी क्वेश्चन में हम इंक्लूड करते हैं, किसी में नहीं। जैसे स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो अगर किसी क्वेश्चन में, तो उसकी वजह से हम मैनेजमेंट इंटेग्रिटी, रिस्क ऑफ फ्रॉड को भी इंक्रीज करते हैं। या अगर जो मिस स्टेटमेंट है वो अमाउंट्स में हो तो हम उसकी क्वांटिफिकेशन की बात भी करते हैं। ठीक है, वरना अमूमी तौर पे क्वेश्चन के अंदर टाइप्स ऑफ मिस स्टेटमेंट नहीं पूछा होता। एग्री करते हैं इस बात से? फिर इसके बाद हमने एक और कंसेप्ट स्टडी किया था रिस्क का। उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क स्टडी किए, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, रिडक्शन, ऐसा ही है। लेकिन वो कंसेप्ट भी रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए था। आपने रिस्क असेसमेंट के जितने भी केस स्टडी की होंगी, कोई सी भी आपने नोट किया होगा, उसमें सिर्फ ये कहता है मुझे रिस्क आइडेंटिफाई कर दो और इसके प्रोसीजर बता दो क्या होंगे। वो आपसे टाइप्स ऑफ रिस्क रिक्वायर नहीं करता। उसी तरह आज जो हम कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं इसके 5 एलिमेंट्स। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के 5 हिस्से होते हैं, हम हर हिस्से को पढ़ेंगे। लेकिन याद रखिए ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन तैयार, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछ सकता है कोई, किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करके कहेगा 2 या 3 नंबर के लिए इसको एक्सप्लेन कर दें। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको तैयार करना है। केस स्टडी इसमें से एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो पूछेगा। ठीक है, छोटी सी एक जगह पे वो केस स्टडी पूछ सकता है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसको हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को सीखने गए। अहम एलिमेंट इसमें एक ही है जो आगे चलेगा, वो है कंट्रोल एक्टिविटीज। ठीक है, वो भी कंट्रोल एक्टिविटीज भी जो असल केस स्टडी में टेस्ट करता है ना, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं हुई। वो तो सिस्टम में डिपेंड करता है। सेल्स सिस्टम में कंट्रोल एक्टिविटी कुछ और होती है, परचेज सिस्टम में कंट्रोल एक्टिविटी कुछ और है, पेरोल सिस्टम में कुछ और, कैश एंड बैंक में, इन्वेंटरी फिक्स सिस्टम में कुछ और। तो वो जो टेस्ट करेगा वो नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। क्लियर? तो आपको थीम समझ आ गया आज के लेक्चर का? हमने स्टडी करना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इसके कितने हिस्से होते हैं, कितने पार्ट्स में ये काम करता है कंप्लीट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, और हमारे लिए सबसे अहम पार्ट कौन सा है? स्टार्ट करें जी। अच्छा, पहले थोड़ा ब्रीफली इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट कहता है दुनिया का कोई भी सिस्टम हो उसकी परफॉर्मेंस उसके अपने कंपोनेंट्स पे तो डिपेंड करती ही है, जो उसके अपने, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है जो डायरेक्टली उससे लिंक नहीं होते।
ठीक है, जैसे फर्स्ट कीजिए मैं आपसे पूछता हूँ ये एसी है, इसकी परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड कर, आप कहेंगे सर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इसके अंदर वायर कौन सी है, कॉपर वायर है कोई और है, फॉर एग्जांपल कैपेसिटी कितनी है, टन का एसी है, 1.5 टन का एसी है, इन्वर्टर है कोई दूसरा, ये इन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी परफॉर्मेंस। लेकिन साथ ही साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डिपेंड करेगी कि जिस बिल्डिंग में ये एसी लगा है उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, टेम्परेचर क्या है आज का दिन का, ठीक है, लाहौर शहर का टेम्परेचर क्या, उस पर भी इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी, बिल्कुल करेगी। तो पहला एलिमेंट जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है वो इसी चीज से रिलेट करता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो बन जाएगा उसकी परफॉर्मेंस उसके अपने एलिमेंट्स पे तो डिपेंड करती ही है, लेकिन उसके बनाने वालों का क्या एटीट्यूड है, उनकी फिलॉसफी क्या है, परफॉर्मेंस इस चीज पे भी डिपेंड करती है। मैं छोटी सी एग्जांपल आपसे पूछता हूं भाई, आपने इसे ट्रू और फॉल्स करना है कि क्या ये मेरी स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। भाई कैंटीन में खाना या चाय वो कितनी अच्छी क्वालिटी की या कितनी टेस्टी है, ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल साहब का मिजाज क्या है कॉलेज के, डिपेंड करता है कि नहीं करता, कितने स्टूडेंट का ख्याल डिपेंड नहीं करता, कितनों का ख्याल है करता है, आंसर इसका करता है। अगर प्रिंसिपल साहब चाय के शौकीन होंगे ना तो बाकी कोई चीज अच्छी हो ना हो कॉलेज में चाय जरूर अच्छी बनेगी, एग्री करते हैं इस बात से। अच्छा मुझे ये बताइए, हालांकि चाय उन्होंने नहीं बनानी, लेकिन हायरिंग करते हुए क्या वो इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो शेफ हम हायर कर रहे हैं उसको चाय अच्छी बनानी आती हो। अच्छा अब दूसरा भाई फर्ज कीजिए, ऐसा है नहीं सिर्फ मिसाल के तौर पे दे रहा हूं, कैशियर मिस एप्रोप्रिएशन कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये इस बात पे डिपेंड करता है प्रिंसिपल साहब या वाइस प्रिंसिपल साहब इनका मिजाज कैसा है, डिपेंड करता है कि नहीं करता। बिल्कुल, अगर तुमने हायरिंग के वक्त ईमानदार बंदे को हायर किया होगा, ठीक है, और उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया होगा कि भाई गर्मी में बैठा हुआ है चलें थोड़ा उसके लिए एसी लगा लें फॉर एग्जांपल, तो फिर तो हो सकता है मिस एप्रोप्रिएशन, या उसकी सैलरी बजट अच्छा अलॉट किया हो, उसको अच्छी सैलरी मिलती हो, फिर तो हो सकता है मिस एप्रोप्रिएशन ना करें। लेकिन अगर उसकी सैलरी कम है, कम रखेगी सैलरी, वर्किंग एनवायरनमेंट जो उसका है वो अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है वहां पे, ठीक है, और कई दफा कंप्लेंट्स कर चुका है कुछ चीजों की, लेकिन उनकी कंप्लेंट्स को एंटरटेन नहीं किया जाता। अब बताइए क्या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, नहीं होगी। आप कैश पे जितने मर्जी कंट्रोल्स लगा लीजिए, वो रिस्क है कि इस तरह के एम्प्लॉइज कुछ ना कुछ मिस एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। तो मेन कंसेप्ट कंट्रोल एनवायरनमेंट का यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स एक्टिविटी जो परफॉर्म करनी है वो जूनियर एम्प्लॉइज ने करनी है, सिस्टम उन्होंने चलाना है, रन करना है, लेकिन डायरेक्टर्स का एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स इंटरनल कंट्रोल, ये उसकी इफेक्टिवनेस को बताएगा। एक चीज को सिंपल, जिस चीज को सीनियर तवज्जो नहीं दे रहा उसको जूनियर भी तवज्जो नहीं देगा, ठीक है। इस कंसेप्ट के ऊपर उन्होंने पहला एलिमेंट जो रखा है वो कंट्रोल एनवायरनमेंट का रखा है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है, कंट्रोल एनवायरनमेंट है गवर्नेंस फंक्शन, मैनेजमेंट का फंक्शन, यानी जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, एम्प्लॉइज नहीं, असल में कंट्रोल एक्टिविटीज एम्प्लॉइज परफॉर्म कर रहे होंगे। इन्वेंटरी की सेफगार्डिंग के लिए कोई डायरेक्टर या सीएफओ सीईओ थोड़ी होगा, वो तो वेयर हाउस मैनेजर होगा। कैश की रिसीट पेमेंट के ऊपर सीएफओ थोड़ी बैठा होगा, तो कैशियर होगा। क्रेडिट सेल करने के लिए सीएफओ थोड़ी कहेगा भाई इस बंदे को क्रेडिट सेल करो, इसको ना करो, वो तो सिर्फ प्राइस लिस्ट को एक दफा अप्रूव कर देते हैं हायर मैनेजमेंट, उसके बाद जूनियर मैनेजमेंट जो है, जो एम्प्लॉइज होते हैं उन्होंने इनवाइस प्रिपेयर करनी होती है। तो कंट्रोल असल में एक्टिविटीज के ऊपर जो अमल कर रहे होते हैं वो जूनियर लेवल के लोग कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें पहला लेसन आपको ये दे रहा है कि टॉप लेवल के जो लोग हैं, मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स हैं, दो चाबी गवर्नेंस हैं, इनका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इस पे इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये है, एक्सटर्नल यानी इसे एक्सटर्नल हम क्यों कहते हैं, इसे टू नेट टॉप भी कहते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी कहते हैं, इसलिए कि इसका इनफैक्ट कंट्रोल एक्टिविटी से डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन इनका एटीट्यूड इफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए अगर मैं एज टीचर टेस्टिंग सिस्टम को इंपोर्टेंस दूंगा ना, टीए से वक्तन फक्तन पूछता रहूंगा भैया ये टेस्ट नंबर ये था, ये चेक हो गया कि नहीं, कितने टेस्ट हो गए, कितने रह गए हैं, तो अल्टीमेटली टेस्टिंग सिस्टम भी इंप्रूव होगा। लेकिन अगर मैं उसको फोकस, हालांकि मैंने टेस्ट चेक थोड़ी करने हैं या मैंने रिपोर्ट थोड़ी बनानी है, वो तो टेस्ट की अलग टीम है, मैं तो सिर्फ निगरानी करनी है, लेकिन अगर मैं इस चीज को एम्फसाइज कर रहा हूँ ये सिस्टम इंप्रूव होगा वरना नहीं होगा। तो बताइए क्या टेस्टिंग सिस्टम टीचर के इनपुट पे डिपेंड करता है, हालांकि टेस्ट चेक नहीं करने टीचर ने, डिपेंड करता है, ठीक है। यही हमें सीख रहा है। कंट्रोल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शन एंड एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शन ऑफ दोस आर द गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट रिगार्डिंग एंटिटीज, इंटरनल कंट्रोल एंड इट्स इंपोर्टेंस इन द एंटिटी। इसको यूं ही पढ़े जैसे कि टीचर की इंपोर्टेंस के वो टेस्ट सिस्टम को कैसे क्या इंपोर्टेंस देता है, इस पे डिपेंड करती है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। इट इफेक्ट्स हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉइज डील विद इंटरनल कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। डायरेक्टर, सीएफओ, सीईओ इंटरनल कंट्रोल्स को प्रायोरिटी देंगे, अहमियत देंगे, तो जो जूनियर लोग हैं वो भी इनको अहमियत देंगे। लेकिन अगर मैनेजमेंट ओवरराइड करेगी, मैनेजमेंट आपके ख्याल में अगर एक मैनेजमेंट कंट्रोल्स बना दिए, हर महीने ये कंट्रोल बना दिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हर महीने बनेगी, लेकिन कभी सीईओ ने किसी डायरेक्टर ने चेक ही नहीं की कि भैया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मेरे सामने लेके आओ, मैं देखूं बन रही है कि नहीं और सही बन रही है कि नहीं बन रही। तो याद रखें जिस कंट्रोल्स की सुपरविजन नहीं होती ना, वो आपने जितने मर्जी अच्छे तरीके का डिजाइन किया हो अल्टीमेटली कोलैप्स करेगा। जिस चीज की मॉनिटरिंग नहीं होगी, जिस चीज की सुपरविजन नहीं होगी, अल्टीमेटली वो कोलैप्स करता है। तो बताइए ये कंट्रोल एनवायरनमेंट एलिमेंट से एग्री करते हैं आप? चलिए ये थोड़ा सा बाकी डिटेल अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, मैं अभी पहले सिर्फ फर्स्ट राउंड में बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करना चाहता हूं। फिर इसके बाद जो दूसरी एलिमेंट है वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेशन,
जिसे हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बोलेंगे। हेडिंग में कम्युनिकेशन दिया क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन भी होती है। एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इसमें नोट कीजिए ये एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है, ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नहीं है। एक होता है ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, वो कुछ और याद है, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, प्रोसीजर डेफिनेशन याद है, प्रोसीजर टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, याद है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। भैया ऑडिटर के 3 प्रोसीजर थे ना। ऑडिटर भी रिस्क असेसमेंट करता है, ऑडिटर भी रिस्क असेसमेंट करता है, ये कहां पढ़ा था हमने चैप्टर 3 में। लेकिन ये यहां पे भी रिस्क असेसमेंट हो रही है, फर्क क्या है, ये रिस्क असेसमेंट ऑडिटर नहीं कर रहा, एंटिटी, और होना भी एंटिटी को ही चाहिए क्योंकि हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं जो कि डिजाइन इंप्लीमेंट करना किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की। तो एक हो गया इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हो गया कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल या एलिमेंट ऑफ कंट्रोल्स। दूसरा एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरी चीज कंट्रोल एक्टिविटीज रेलेवेंट टू ऑडिट, कंट्रोल एक्टिविटीज, और नेक्स्ट है जी मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है जी। ये मैंने एक कंट्रोल एनवायरनमेंट का बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ा दिया, बाकी 4 का पहले बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, फिर इसके बाद जो लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे। और अब ये बेसिक कंसेप्ट्स जो मैं बिल्ड करने लगा हूं इनका ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं केस स्टडी के साथ रिलेट करवाऊंगा, इसी के अंदर मैं केस स्टडी के कंसेप्ट भी समझाऊंगा। असल में कंट्रोल जो सिस्टम है ना उसमें डायरेक्ट 4 एलिमेंट है, 5वां भी है वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। डायरेक्टली जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एलिमेंट इफेक्ट करते हैं वो 4 है। वो 4 कौन कौन से, इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। सबसे पहला चीज, आपने किसी कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जब डिजाइन करना है ना, अब आप अपने आप को इमेजिन करना है आपने आज की क्लास में कि आप एक कंपनी रन कर रहे हैं और आपने उसमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन इंप्लीमेंट करना है ताकि आप जो भी एक्टिविटीज कंपनी में करना चाहते हैं, जो भी आपका मकसद है, वो अच्छे तरीके से पूरा हो जाए, उसमें गलतियां ना हो, एरर या ओमिशंस ना हो, ये आप चाहते हैं, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करना, सबसे पहले आपने बैठ के पेपर पे ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन कौन से सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल्स डेवलप करना है। स्टार्ट होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है कि इंफॉर्मेशन कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। आपका कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम, अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम को आसान अल्फाज में समझे, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। आपकी कोई भी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन हो, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही रिकॉर्ड होगी, क्रिएट होगी, उधर ही दफन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो ट्रांजैक्शन ट्रेवल करती है। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, सेल की ट्रांजैक्शन हो, वो परचेज की ट्रांजैक्शन हो, या बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कैश की हो, इन्वेंट्री की हो, वो स्टार्ट किसी और जगह होगी, प्रोसेस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होगी, और अल्टीमेटली रिकॉर्ड जीएल यानी जनरल लेजर या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होगी। तो आपने सबसे पहले जिस चीज के कंट्रोल्स बिल्ड करना चाहते हैं ना, एक्टिविटीज, आपने देखना है उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सा है। जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हूं तो मैंने कहा मेरे पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं हर एक के पास, तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 50 तरह के टी अकाउंट्स हैं। अब मैं हर टी अकाउंट मेरे लिए अहम नहीं है, तो फिलहाल के लिए जितना को हमारा बजट है उसमें मैं जो ज्यादा अहम वाले 6-7 अकाउंट्स हैं ना, उनसे रिलेटेड कंट्रोल्स डेवलप कर लेता हूं। तो मैं डिसाइड करूंगा कि सेल्स की, अब आप मुझे बताइए अमूमी तौर पे सबसे ज्यादा अहम ट्रांजैक्शंस किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी होती हैं। तो एग्री करते हैं हमें सेल्स सिस्टम से रिलेटेड, सेल्स के इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल बिल्ड करना चाहिए। पहले ये डिसाइड कर लिया हमने, सेल्स और परचेज। क्या आप एग्री करते हैं हमें परचेजेस के इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल्स डेवलप करना चाहिए। चलिए हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में ये भी इंफॉर्मेशन सिस्टम कवर होगा, सेल्स भी होगा, परचेज भी होगा, कैश एंड बैंक, शाबाश, ये भी होगा, इन्वेंट्री, फिक्स एसेट्स, पेरोल, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन, बाकी और भी होती हैं और हो सकता है बड़ी भी हो, लेकिन ये ऐसी ट्रांजैक्शन है जिनकी अमाउंट भी सिग्निफिकेंट होती है और जो रूटीन की यानी ज्यादातर होती है। जैसे आप कहने को कह सकते हैं सर शेयर कैपिटल भी तो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, लेकिन शेयर कैपिटल कभी कभार होने वाली नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है। लोन लेना ये भी तो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, लेकिन कभी कभार होता है। हमने वो तो हम खुद ध्यान से भी एक आधी ट्रांजैक्शन हो ना, तो जो सारा वो सीईओ खुद भी एक एक चीज देख रहा होता है, बैंक से लोन एग्रीमेंट साइन करना, शेयर कैपिटल है, तो हर स्टेप पे खुद देख रहा होगा। रूटीन की ट्रांजैक्शन होती है, इस पर कंट्रोल डेवलप करना। तो पहली चीज हमने ये डिसाइड करनी है कि अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कौन कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम कवर करें। कर लिया जी, इसको हम अब डेफिनेटली हम वही इंफॉर्मेशन सिस्टम कवर करेंगे जो रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैं एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की एग्जांपल उठाता हूं, सेल सिस्टम। तो मैंने सेल सिस्टम सेलेक्ट कर इससे रिलेटेड कंट्रोल्स बता, आज सेल सिस्टम का बनाता हूं, कल परचेज का बनाऊंगा, फिर आगे बात। सेल सिस्टम में मैंने सबसे पहले देखना है इस सिस्टम के अंदर, इसको सिस्टम में इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सी एक्टिविटीज इसमें स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म हो रही होगी। सेल सिस्टम के अंदर मेरा सबसे पहला काम है, मैंने देखना है कि क्या, सबसे पहले तो देखा कि कौन कौन सी क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन है जो सिग्निफिकेंट है। आपने मुझे बताया सर सेल सिग्निफिकेंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आपने बताया सर परचेज सिग्निफिकेंट है, कैश एंड बैंक है, इन्वेंटरी फिक्स एसेट है, पेरोल है। मैं कहा बिल्कुल ठीक है।
तो इन्हीं में से कोई एक सिस्टम उठाएं, जैसे सेल सिस्टम। फिर मैंने क्या सोचना है कि इस सिस्टम, सेल सिस्टम के अंदर प्रोसीजर्स क्या हैं, ये ट्रांजैक्शन कैसे इनिशिएट होती है, कैसे प्रोसेस होती है, कैसे रिकॉर्ड होती है, कैसे पोस्ट होती है। यानी स्टार्ट से लेके एंड तक सेल्स की ट्रांजैक्शन कहां से इनिशिएट हो रही है और किस डिपार्टमेंट में इसकी प्रोसेसिंग हो रही है और कैसे वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके रिकॉर्ड होती है, और क्या इस सारे सिस्टम में क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है। जैसे सुनिए, अब मैंने जब इस सिस्टम को थोड़ा डिटेल में देखा, मुझे पता चला कि सेल्स की ट्रांजैक्शन जो है ना वो एक डिपार्टमेंट में नहीं होती। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी की वजह से सेल्स की ट्रांजैक्शन 4-5 डिपार्टमेंट्स में होती है। फॉर एग्जांपल 4 में, जैसे सेल्स पहले होती है, इनिशिएट होती है, गौर से सुनिएगा, सेल्स की ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती है सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट से। कस्टमर आता है, स्टेप नंबर 1 सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में जाता है, कहता है मेरे को चीजें चाहिए, तो सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट का और कस्टमर के दरमियान में एक एग्रीमेंट हो जाता है जिसे कहते हैं सेल्स ऑर्डर एग्रीमेंट। देखा जाता है कि ये कैश का कस्टमर है या क्रेडिट का कस्टमर है। कैश का कस्टमर है तो फौरी सेल्स ऑर्डर अप्रूव हो जाता है, क्रेडिट का कस्टमर है तो थोड़ी जांच पड़ताल की जाती है कि इसको क्रेडिट सेल करनी चाहिए लेकिन इस काबिल भी है कि नहीं। फिर उसके बाद यहाँ से सेल्स ऑर्डर से ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुई, फिर उसके बाद इसमें नेक्स्ट डिपार्टमेंट में गई जो था गुड्स डिस्पैच डिपार्टमेंट। गुड डिस्पैच डिपार्टमेंट में इस सेल्स ऑर्डर को देख के जो भी चीजें थी इन्वेंट्री डिपार्टमेंट से मंगवाई गई, उनको पैक किया गया, गुड डिस्पैच नोट बनाया गया और गुड्स को डिस्पैच कर दिया गया कस्टमर को। दूसरे डिपार्टमेंट, पहले डिपार्टमेंट में क्या हुआ था, सेल्स ऑर्डर बना था, दूसरे डिपार्टमेंट में क्या हुआ, गुड डिस्पैच नोट बना। फिर गुड डिस्पैच नोट से के बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट में गुड डिस्पैच नोट भेज दिया गया जिसे हम कहते हैं इनवाइसिंग डिपार्टमेंट। इनवाइसिंग डिपार्टमेंट ने गुड डिस्पैच नोट की बेस पे सेल इनवाइस प्रिपेयर की, क्वांटिटी उसने गुड डिस्पैच नोट से उठाई, रेट उसने सेल्स ऑर्डर से उठाया और फिर उसके बाद इनवाइस प्रिपेयर की, सेल इनवाइस, और वो कस्टमर को भेज दी। अब इस डिपार्टमेंट में प्रोसेसिंग, सबसे अहम प्रोसेसिंग एक्टिविटी क्या हुई, सेल इनवाइस। फिर सेल इनवाइस नेक्स्ट डिपार्टमेंट में गई, जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट, उसने इनवाइस को देख के एंट्री कर दी। ठीक है, अब हो सकता है अगर उसके पास पुराने जमाने का रजिस्टर है तो वो मैनुअली एंट्री कर रहा होगा, और अगर उसके पास आईटी सिस्टम मौजूद है तो वो आईटी सिस्टम में सिर्फ इतना कहेगा सेल्स, उसके आगे लिखेगा 2000, ऑटोमेटिकली जनरल एंट्री पास हो जाएगी, जनरल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग हो जाएगी, लेजर से ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, सब्सिडी लेजर भी इवन अपडेट हो जाएगा। और एडवांस अगर सिस्टम मजीद हो ना इंटीग्रेटेड, तो साथ ही साथ आपका इन्वेंट्री का रिकॉर्ड भी अपडेट हो जाता है, इन्वेंट्री का, और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी बन जाती है साथ ही। क्लियर? तो ये देखिए, ये सारा, ये बहुत अहम लाइन है। पहले मैं आपको पता चल गया ना क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन कौन सी है, सेल के परचेज, ये डिसाइड करना है किसके, ये सारा जो मैंने सिस्टम बताया ये था प्रोसीजर के कैसे कोई भी ट्रांजैक्शन सेल की इनिशिएट होती है, प्रोसेस होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट से, रिकॉर्ड कैसी होती है, जनरल लेजर में पोस्ट कैसे होती है। और अगर कहीं आईटी सिस्टम यूज हो रहा हो तो हमने इसको भी ध्यान से देखना है कौन सी एक्टिविटी मैनुअल है, कौन सी आईटी वाली है, क्योंकि अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है तो क्या एज अ एडिटर हमें उसके आईटी सिस्टम की भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ये चैप्टर 13 रिलेट करवा रहा हूं इससे। चैप्टर 13 अभी सिर्फ हम तज़किरा करेंगे कि आईटी सिस्टम भी होता है, अगर आईटी सिस्टम है तो हमने उसको कैसे टेस्ट करना है चैप्टर 13 में सीखेंगे। तो ये बात समझ आई। अच्छा, इसमें हमने सिर्फ ये एक्टिविटीज ही नहीं देखनी, बल्कि हमने ये भी देखना है कि हर जगह पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड कौन कौन सा मेंटेन हो रहा है। जैसे अब अगर मैं आपसे पूछूं एक सेल की ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, तो क्या बोलेंगे आप कहेंगे सर सेल्स ऑर्डर हो रहा है, गुड डिस्पैच नोट हो रहा है, सेल इनवाइस है, फिर उसके बाद अकाउंट मेंटेन। क्लियर? और फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होती हैं, ऑटोमेटेड होती हैं या कि खुद प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, हर मंथ एंड पे होती हैं, हर क्वार्टर एंड पे होती है, या साल के बाद होती है, ये सारा प्रोसेस भी। ठीक है, तो ये है हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये समझ आ गया कंप्लीटली। इसमें हमने क्या देखना है, हमारे बिजनेस की मेजर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, हर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितने डिपार्टमेंट से गुजर रही है, और वो ट्रांजैक्शन कहां से इनिशिएट हो रही है, कैसे प्रोसेस हो रही है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी बन रही है, ये हम समझ रहे हैं। ये समझ लीजिए हमने जिस सिस्टम का कंट्रोल बनाना है ना, उस सिस्टम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। क्लियर? अब अगर मैं आपसे पूछूं अगर आपने परचेज सिस्टम बनाना हो तो उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग आपको मिलनी चाहिए। तो उसमें ये एक मेजर, फर्स्ट कीजिए हमारे बिजनेस में ये एक मेजर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है परचेजेस, तो इसमें भी क्या होगा फिर, शाबाश, परचेज रिक्विजिशन, फिर क्या होगा, परचेज ऑर्डर, ना गुड सीट ऑर्डर भी नहीं, परचेज ऑर्डर, क्या परचेज रिक्विजिशन वाला ही परचेज ऑर्डर भी दे देगा, ना ना ना, वो अलग होगा। परचेज ऑर्डर के बाद अगला डिपार्टमेंट क्या होगा, गुड रिसीविंग डिपार्टमेंट, सेल्स में डिस्पैच डिपार्टमेंट था, इधर रिसीविंग डिपार्टमेंट होगा। फिर इसके बाद कौन सा डिपार्टमेंट होगा, इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट, फिर कौन सा डिपार्टमेंट होगा, जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब एक सवाल, अगर जवाब दे दिया भाई ने तो मैं मान जाऊंगा कि ये आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता समझ आ जाएगी। मेरे भाई मुझे बता दीजिए, मुश्किल सवाल है, थोड़ा हिम्मत कीजिएगा, परचेज सिस्टम के अंदर 4 कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो बता दें परचेज सिस्टम में, और हर डिपार्टमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट जनरेट होती है ये बता दीजिए। शाबाश, सबसे पहला डिपार्टमेंट कौन सा,
परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट या ऑर्डर डिपार्टमेंट, शाबाश। इसमें कौन सी डॉक्यूमेंट जनरेट होती है? परचेज ऑर्डर, करेक्ट। दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा? रिसीविंग डिपार्टमेंट, शाबाश। इसमें सबसे अहम डॉक्यूमेंट कौन सी जनरेट होती है? गुड रिसीव्ड नोट, जिसे जीआरएन भी बोलते हैं, शाबाश। तीसरा डिपार्टमेंट कौन सा होगा? इनवाइसिंग डिपार्टमेंट। जो सबसे कौन सी डॉक्यूमेंट सबसे अहम? परचेज इनवाइस। ये नाम ध्यान में रखना, इधर सेल इनवाइस को स्टूडेंट बोल देते हैं जल्दी जल्दी में, भाई वो सेल सिस्टम की डॉक्यूमेंट है, परचेज सिस्टम की डॉक्यूमेंट परचेज इनवाइस। और फिर जीएल अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये क्या करता है? पेमेंट रिकॉर्ड कर देता है या रिसीट रिकॉर्ड कर देता है। और ये सबसे अहम डॉक्यूमेंट जीएल अकाउंट्स डिपार्टमेंट, पता है सबसे अहम डॉक्यूमेंट कौन सी जनरेट करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आपको एक वैसे प्रैक्टिकली बात बता दूं, प्रैक्टिस में 4 डिपार्टमेंट है, गेस कीजिए हमारा सबसे ज्यादा वक्त किस डिपार्टमेंट में गुजरता है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ये वाही डिपार्टमेंट होता है जो हमारी जुबान समझता है, डेबिट और क्रेडिट वाली। ये डेबिट क्रेडिट ना सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले समझते हैं, रिसीविंग वाले नहीं। उन्हें सिर्फ ये पता होता है चीज आई, हमने चेक करनी है, ठीक है, और जीएनएन बना देंगे। डिस्पैच वाले नहीं समझते डेबिट क्रेडिट, उन्हें पता है चीज डिस्पैच करनी है, मैच करके सेल्स ऑर्डर के साथ इनवॉइस बना। डेबिट क्रेडिट सिर्फ एक डिपार्टमेंट को आती है, किसको? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। बाहर चले। अब मुझे बताइए क्या आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम समझ आ? इसने ये कंसेप्ट समझा दिया, जिस सिस्टम के कंट्रोल्स बनाने हैं पहले उसको अंडरस्टैंड करो। उसको अंडरस्टैंड किए बगैर कंट्रोल का सोचना भी नहीं। बताइए एग्री करते हैं? इसके साथ टिक कर लेते हैं, इसके साथ टिक। फिर जैसा कि हमारी ऑडिट में भी अप्रोच होती है रिस्क असेसमेंट, रिस्क बेस्ड अप्रोच, रिस्क बेस्ड अप्रोच। इंटरनल कंट्रोल्स में भी अप्रोच रिस्क बेस्ड है। रिस्क बेस्ड अप्रोच बेसिकली एक फिलॉसफी या सोचने का तरीकाकार है। तरीकाकार क्या है कि अगर आपने किसी चीज को इंप्रूव करना है ना, तो पहले ये सोचिए इसमें क्या क्या खराबी हो सकती है, फिर उस खराबी को खत्म करने के तरीकों के ऊपर फोकस कीजिए, सिस्टम खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगा। आपने किसी भी सिस्टम को इंप्रूव करना है तो पहले क्या सोचना है? क्या क्या खराबी। जैसे आपको एग्जांपल दी थी, हमने अगर ये सोचना है ना कि हम अपने घर को चोरों से कैसे बचाएं, तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि चोरी कहां कहां से हो सकती है, चोरी कहां कहां से हो सकती है। ठीक है, आजकल चोरी सिर्फ ये कैश की नहीं होती, कैश रखा हुआ मैंने जेब में तो चोरी हो जाएगा। ठीक है, वो आपका मोबाइल अगर किसी को पासवर्ड गुम हो गया, उसने पासवर्ड ब्रेक करवा लिया, उसमें जायज कैश है, वो पैसे भी ट्रांसफर करवा सकता है। आपका एटीएम कार्ड है, उसके नंबर किसी नोट कर लिए, वहां से भी ऑनलाइन भी पेमेंट हो, ऑनलाइन भी तो फ्रॉड हो सकता है। तो इस तरीके से सोचते हैं हमने कि फिजिकली नहीं, अपने आप को इलेक्ट्रॉनिकली भी बदलता है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी आ गया, इन्फॉर्मेशन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक भी हो गया। तो बहरहाल दूसरा जो स्टेप है वो ये एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, कि आप जिस सिस्टम के कंट्रोल्स बनाना चाह रहे हैं, आपने उस सिस्टम को समझ लिया, स्टेप नंबर 1 वहां पे, यानी तरतीब के लिहाज से सेकंड। अब आपने सोचना है कि इसमें क्या क्या गलती हो सकती है। यह है एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। ठीक है, वो थ्योरेटिकली बताता है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसेस का मतलब क्या है कि आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है, मैनेज करना है। मैनेज बाद में होगा, लेकिन मकसद यही होता है। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है? ये देखना कि रिस्क है कि नहीं। असेस करने का मतलब क्या है? ये देखना कि रिस्क कम है कि ज्यादा। मैनेज करने का मतलब क्या है? उस अगर ज्यादा है रिस्क, उसे कम कैसे करना है, ये और ये कम कैसे होगा भला, ये नेक्स्ट स्टेप में हम सीखेंगे, कंट्रोल एक्टिविटी। मैनेज रिस्क, आइडेंटिफाइंग रिस्क मींस रिकॉग्नाइजिंग एक्जिस्टेंस ऑफ रिस्क, रिस्क एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। असेसिंग रिस्क मींस डिसाइडिंग वेदर रिस्क इज सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट। और मैनेजिंग रिस्क मींस डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग इंटरनल कंट्रोल टू। यही 3 चीजें बता दी उसने। लेकिन ये जो लास्ट वाला है ना, डिजाइनिंग एंड, ये हम अगले स्टेप में करते हैं, उसने लिंक बनाया हुआ है कि पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें से देखो रिस्क क्या है, उस रिस्क के कंट्रोल होंगे। कह रहा है रिस्क कैन राइज आर चेंज ड्यू टू, ये जनरल आपको कुछ रूल्स बता रहा है, लेकिन ये आपको इवन याद करने की भी जरूरत नहीं, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आप रिस्क असेसमेंट में सीख। देखिए हम भी तो जो रिस्क असेसमेंट करते हैं वो मैनेजमेंट के सिस्टम से ही करते हैं। तो ये जितने भी उसने एग्जांपल्स बताई हुई है ना कि इन सिचुएशन में रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, इन सिचुएशन में रिस्क इंक्रीज, ये सारी एग्जांपल हमने पढ़ी हुई है। मैं एक्चुअली इसी बहाने हमारी रिवीजन भी हो जाएगी, एक एक करके इस एग्जांपल को पढ़ते हैं। कह रहा है चेंज इन एंटिटीज ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, सीएफओ सीईओ चेंज हो गया, कोई बड़ा काम का इंजीनियर था हमारा, छोड़ के चला गया, वे रिस्क है कि नहीं? बिल्कुल रिस्क है। एक केस स्टडी में उसने कहा कि आईटी डिपार्टमेंट का हेड छोड़ के चला गया, अब डिपार्टमेंट किसी हेड के बगैर काम कर रहा है। रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि सुपरविजन करने के लिए नहीं है। फिर न्यू पर्सोनल, नया बंदा आ गया कोई, आपको पता चला अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई छोड़ के चला जाता है, हर दूसरे तीसरे हफ्ते, हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई छोड़ के चला जाता है और नया बंदा आ जाता है। इसका मतलब है वहां पे एक्सपीरियंस लोग नहीं है, इनएक्सपीरियंस है। न्यू पर्सोनल का मतलब ये है ना, इनएक्सपीरियंस। तो बताइए इसमें मे भी लाजमी ना हो, लेकिन रिस्क है, गलतियां ज्यादा होंगी या कम होंगी? ज्यादा होंगी। कहता है जहां पे आपको न्यू पर्सोनल नजर आए, समझ लीजिए ये गलतियां। न्यू आर अपग्रेडेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, नया आईटी सिस्टम लॉन्च किया, गलतियों का चांस ज्यादा होगा। अच्छा, जो सिस्टम पहले से बेहतर है, फिर भी गलतियों का चांस, क्यों? सिस्टम गलतियां नहीं करेगा, सिस्टम को चलाने वाले लोगों को अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, वो गलतियां करेंगे। ठीक है, वो गलतियां करेंगे। ऐसा ही है, 2+2 हर कैलकुलेटर 4 ही बताएगा, लेकिन कुछ कैलकुलेटर जो है वो उनका जो नंबर थोड़ा तरतीब, मतलब होते तो तरतीब से ही है, लेकिन कभी बटन छोटा कभी बड़ा होता है, कोई प्लेसमेंट डिफरेंट है, बाजू का तो स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
और कुछ भी ना करें। एक दफा क्या हुआ, मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी थी, सिर्फ मैंने कीबोर्ड चेंज किया, कीबोर्ड, मेरी टाइपिंग स्पीड 50% डाउन हो गई। इसमें कीबोर्ड का, हालांकि वो बेहतर था, नया था, लेकिन जो कि डिफरेंट था, और उसके ऊपर मेरी प्रैक्टिस नहीं थी। वो शिफ्ट का, वो इससे छोटी वाली शिफ्ट का बटन दबाया, शिफ्ट का बटन उसका नीचे था थोड़ा, मैं शिफ्ट की तरफ जाता था, वो एंटर का बटन प्रेस हो जाता था। मैं यार 1 घंटे का काम आप 2 घंटे में कर रहा हूँ, ये क्या चक्कर है। तो मैंने कहा इसको छोड़ो, पुराने वाला लेके, तो पुराने वाला लेके। तो हर याद रखे, हालांकि इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकता है नया हो, अपग्रेडेड हो, फिर भी गलतियों का चांस हो सकता है। क्यों? अगर एम्प्लॉइज को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई। न्यू टेक्नोलॉजी, रिस्क है क्या? ओल्ड सिस्टम सारा ऑब्सोलीट हो जाएगा, ये तो रिस्क सारा पड़ता। न्यू, जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑब्सोलीट हो जाते हैं। रैपिड ग्रोथ क्या? सेल्स 50% से बढ़ गई, क्या रिस्क है? क्या ओवर स्टेटमेंट है लाइन पे, शाबाश। न्यू बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट और एक्टिविटीज, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की, न्यू बिजनेस मॉडल। पहले हम डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्काउंट नहीं देते थे, हमने ऑफर लगा दी, डिस्ट्रीब्यूटर को भी डिस्काउंट दिया जाएगा इस दफा, पहले कभी नहीं दिया। देखिए फर्स्ट टाइम काम कोई भी करे, उसमें रिस्क और फेयरनेस होते हैं। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, एक, हाँ बताइए, रीस्ट्रक्चरिंग एग्जांपल क्या थी? वो याद है, 4 में से 1 फैक्ट्री हमने बंद कर दी थी, क्या रिस्क था उसमें? गोइंग कंसर्न का रिस्क था ना, गोइंग कंसर्न नहीं था। हाँ, एम्प्लॉइज की प्रोविजन, क्या बोलते थे आप उसको? रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन। हाँ, वो सही रिकॉर्ड नहीं की होगी, एसेट सही क्लासिफाई नहीं की होगी, हेल्ड फॉर सेल। हाँ शाबाश। तो न्यू, तो इसमें कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में भी रिस्क है ना। एक्सपेंडेड फॉरेन ऑपरेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्या रिस्क है इसमें? फॉरेन करेंसी। न्यू अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स, नया स्टैंडर्ड आ गया, एक्सपर्ट अप्लाई करना, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होगी। तो आप एग्री करते हैं कि इन सारे फैक्टर से रिस्क राइज होते हैं। अच्छा, फिर वापस आते हैं बेसिक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे। हमने एक सिस्टम को समझ लिया, इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या हमें उसमें क्या क्या गलती हो सकती है ये भी सोचना चाहिए कि नहीं? रिस्क असेसमेंट भी करनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए। चलिए अब आप इस केस स्टडी के ऊपर आ जाए। ये तो पढ़ लिया, अब केस स्टडी भी आपको तैयार करवानी है ना। ये सेल्स सिस्टम है हमारा, सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट, उसमें बताइए क्या क्या रिस्क है। रिस्क क्या क्या बताइए? क्रेडिट कस्टमर को बगैर वेरिफिकेशन के ऑर्डर अप्रूव कर दिया गया होगा, रिस्क है। अच्छा, चीजें मौजूद, सेल्स ऑर्डर अप्रूव करने से पहले इन्वेंटरी को चेक ही नहीं किया गया, चीजें खत्म थी लेकिन उसका सेल्स ऑर्डर अप्रूव कर दिया, रिस्क है। डायरेक्टर्स ने अप्रूव्ड रेट लिस्ट दी हुई है कि भैया ये सेल एग्रीमेंट करना है ना, इस रेट के ऊपर चीज बेचनी है, वो पुराना रेट लगा दिया हो, रिस्क है। इसका मतलब सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट, इसका मतलब हमने जो कंट्रोल्स बनाने हैं ना अगली स्टेज पे, वो इन रिस्क को सामने रख के बनाने हैं, हर एक्टिविटी पे नहीं बना देने, बल्कि जिनमें रिस्क है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब सेल्स ऑर्डर के बाद कौन सा डिपार्टमेंट था? परचेज नहीं था, सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट के बाद डिस्पैच। अच्छा, क्या रिस्क है कि सेल्स ऑर्डर हो गए, डिस्पैच वाला सोया रहा, उसने डिस्पैच नहीं किए, कुछ कर दिए होंगे, कुछ नहीं किए, ओके, ये रिस्क है। क्या ये रिस्क है कि डिस्पैच किए तो सही, लेकिन ऑर्डर कुछ और था, डिस्पैच कुछ और किया? ऑर्डर में था कि ग्रे, उसने ब्लैक डिस्पैच कर दिया, ये रिस्क है। वापस आ जाएंगे। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, क्या रिस्क है कि गुड्स डिस्पैच नोट उसने कस्टमर को नहीं भिजवाया होगा, कस्टमर को भिजवाया होता तो वो साइन करके वापस कर देता कि चीजें वसूल पाई है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ कस्टमर नहीं लिया, बस ठीक है। देखिए, एक भी रिस्क अगर आप डिपार्टमेंट में समझ आ जाता है ना, तो इसका मतलब है कंसेप्ट मेरा काम पूरा हो गया। आपको ये बात समझ आ गई कि हर ट्रांजैक्शन के हर डिपार्टमेंट या हर एक्टिविटी में रिस्क है। इन शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बंदा काम कर रहा होता है ना, उसके काम में गलती का रिस्क होता है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कहां कहां पे रिस्क है और कौन सा रिस्क बड़ा है, क्योंकि हर कंट्रोल की कॉस्ट होती है। आपके समझ में आ रहा होगा, सर हर रिस्क को क्यों नहीं आप कंट्रोल फिट कर देते? नहीं, उसने कहा आइडेंटिफाई करने के बाद उसने कहा था सेस भी करो, इसलिए कि हर कंट्रोल की कॉस्ट होती है, हर रिस्क पे कंट्रोल नहीं लगाते। लिमिटेशन में भी हमने कंसेप्ट पढ़ा था, तो हम इसलिए जानना चाह रहे हैं कि कहां बड़ा रिस्क है। इनवाइसिंग डिपार्टमेंट में आ जाए, क्या रिस्क है कि गुड्स डिस्पैच हो गई और इनवाइस ही नहीं बनी? अच्छा, तो फिर कोई बात नहीं, कस्टमर बड़ा शरीफ होगा, इनवाइस नहीं भी भेजी, वो मैं पेमेंट करने आ जाएगा, वो पेमेंट करने नहीं आएगा, इनवाइस नहीं भेजेंगे तो इनवाइस नहीं भेजी, रिस्क है। और क्या रिस्क हो सकता है? अब बताएं। गलत इनवाइस बना दे, शाबाश, ये भी रिस्क है। अब फिर आप ही बताते थे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्या रिस्क है ये बताएं। सारी इनवाइस रिकॉर्ड ही ना की, या की लेकिन गलत अमाउंट से कर दी, गलत हेड में कर दी, शाबाश, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये सारी है हमारी अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब आ जाए दूसरी केस स्टडी के एग्जांपल, परचेज सिस्टम। परचेज सिस्टम में क्या ऑर्डर डिपार्टमेंट में रिस्क है? क्या रिस्क है ऑर्डर डिपार्टमेंट में? जरूरत ही नहीं थी ऑर्डर। ये उस वक्त होता है मसला जब सिस्टम सेंट्रलाइज ना हो, जब आपने 5-6 लोगों को अथॉरिटी ना हर जगह, भाई जिसको जरूरत है चीज खरीद लिया करे, तो वो हर बंदा चीज खरीद रहा होगा, ठीक है। तो सिस्टम परचेजिंग सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है जी। और फिर और क्या, सप्लायर अप्रूव्ड ना हो। क्या हर बंदे से परचेज कर लेनी चाहिए? ये सिर्फ उन्हीं सप्लायर से जो क्वालिटी गुड प्रोवाइड करते हो। तो रिस्क है कि नॉन क्वालिफाइड पर्सन से सप्लायर से परचेज कर लिया होगा। चले, ये तो हो गया परचेज ऑर्डर। रिसीविंग डिपार्टमेंट में रिस्क है। सोचे क्या रिस्क है? देखिए, याद करना, रटे वाली एग्जांपल कुछ और थी,
ये मैं आपको केस स्टडी वाले एग्जांपल करवा रहा हूं, हालांकि टॉपिक वहां पे खत्म करके मैं आगे जा सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूं यहाँ पे हमारा केस स्टडी का कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। रिसीविंग डिपार्टमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम? हाँ, ऑर्डर किसी और से दिया था, रिसीव कुछ और कर ले, प्रोडक्ट एक्सपायर हो या यूं कह ले कि अच्छी क्वालिटी की ना हो, डिफेक्टिव हो, डैमेज हो, शाबाश, ये भी रिसीविंग डिपार्टमेंट का है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो इनवाइसिंग डिपार्टमेंट है, इसमें क्या रिस्क हो सकता है? इनवाइस बने ही ना, लेट बने, गलत बने, वगैरह वगैरह। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्या रिस्क है? रिकॉर्ड ना करे, टाइमली रिकॉर्ड ना करे, लेट रिकॉर्ड करे, गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर ले, गलत हेड में रिकॉर्ड कर ले। मंथली जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी होती है वो ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले बनानी होती है। ये जो रिकंसिलिएशन होती है, कंट्रोल अकाउंट की रिकंसिलिएशन, सब्सिडी लेजर की रिकंसिलिएशन, ये सारी किसने बनानी होती है? रिकंसिलिएशन ना बनाए तो एग्रीकल्चर। अब इसी तरह और भी एग्जांपल दी जा सकती है, लेकिन क्योंकि टाइम कम है और वो हमने आगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ने में और एग्जांपल नहीं दे रहा। अभी सिर्फ सेल और परचेज की एग्जांपल दी, पेरोल की एग्जांपल भी आ सकती थी, कैश एंड बैंक की भी है, जो है इन्वेंटरी फिक्स सैलरी भी है। लेकिन क्या ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया? स्टेप नंबर 1 हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड किया, क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। स्टेप नंबर, दुनिया का कोई भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करना है ना, इसी लाइन के ऊपर सोचना है। पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम के भाई एक्टिविटीज हो क्या रही है, स्टार्ट से लेके एंड तक सारी एक्टिविटी में देख लूं। दूसरे नंबर पे किस किस जगह क्या क्या गलती हो सकती है ये देखना है। गैस कीजिए अगला स्टेप क्या होगा हमारा? उस गलतियों को रोकना कैसे है, रोकना कैसे है। वेयर देयर इज ए रिस्क देयर मस्ट बी सम कंट्रोल। जहां जहां रिस्क, या यूं कह ले जहां जहां सिग्निफिकेंट रिस्क, वहां वहां तो कंट्रोल जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पर्पस क्या है? रिस्क के लिहाज से कंट्रोल डिसाइड करना है, रिस्क के लिहाज से कंट्रोल डिसाइड करना। जैसे फर्ज कीजिए, अब देखिए पहले केस स्टडी वाले कर लेते हैं। रिस्क ये है कि सेल्स ऑर्डर वाला अपनी मर्जी से रेट लगा रहा होगा कस्टमर को। जब सेल्स ऑर्डर वाला, जेन में रखिएगा डिपार्टमेंट कहां पे है ऑर्डर वाले, क्या कंट्रोल है? ऑथोराइज्ड रेट लिस्ट हो, वो सिर्फ ऑथर डायरेक्टर ने रेट लिस्ट ऑथोराइज की हो और वो सिर्फ उसी के मुताबिक सेल करे, अप्रूव करे, अपनी मर्जी से ना लगाए। ठीक है, तो ये ऑथोराइजेशन क्या है, एक एग्जांपल है कंट्रोल की। अच्छा, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। डिस्पैच डिपार्टमेंट, इसमें रिस्क है। क्या रिस्क है? कि ऑर्डर के मुताबिक डिस्पैच ना हो। तो क्या एक पर्सन उसको रीचेक करने वाला होना चाहिए? इनवाइसिंग डिपार्टमेंट में भी रिस्क है, इनवाइस ऑर्डर के मुताबिक ना हो या डिस्पैच के मुताबिक ना हो, सेल इनवाइस को भी रीचेक करने वाला होना चाहिए। और क्या कोई परफॉर्मेंस कंपैरिजन होना चाहिए, परफॉर्मेंस रिव्यू होना चाहिए। यानी इसे मुराद क्या कंपैरिजन या रिव्यू, कि भाई इस महीने में टोटल कितने सेल्स ऑर्डर थे, टोटल कितने गुड डिस्पैच नोट इशू किए, टोटल कितनी सेल इनवाइस प्रिपेयर की। ये कोई कंपैरिजन रिव्यू होना चाहिए इस चीज का। क्यों होना चाहिए? ताकि पता चल जाए भाई असूली तौर पे आइडली जितने सेल्स ऑर्डर हैं उतने ही गुड डिस्पैच नोट होने चाहिए, उतने ही इनवाइसेस होने चाहिए। चले थोड़ा बहुत आखिरी 1-2 दिनों में फर्क पड़ जाता मे भी, तो इमटेरियल डिफरेंस होना चाहिए, मटेरियली तो सेम होना चाहिए। ये चेक करेंगे, ये कंट्रोल है इसका। ठीक है, तो हर सिस्टम के इसी तरह परचेज में क्या क्या कंट्रोल हो सकते हैं कि परचेज ऑर्डर सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन अप्रूव करें कंपनी के अंदर। जब चीजें रिसीव होने वाली हो तो फिजिकली उनको चेक किया जाए, ठीक है कि नहीं। फिजिकली चेक करना चाहिए कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को चेक कर ले? फिजिकली चेक करना चाहिए, अंदर क्या मौजूद है। क्या ये फिजिकल सेफ गार्डिंग, इन्वेंट्री को फिजिकली प्रोटेक्ट करना, आने वाली को इंस्पेक्ट करना, फिजिकल सेफ गार्डिंग, ये कंट्रोल्स है क्या? ये भी कंट्रोल्स। तो हम फिर हर रिस्क के लिहाज से कंट्रोल्स डिसाइड करने। अब यहां पे आपको याद रखें, स्पेसिफिक रिस्क स्पेसिफिक कंट्रोल नहीं सिखाएगा इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जनरल सिखाएगा। स्पेसिफिक रिस्क स्पेसिफिक कंट्रोल कब सिखाएगा? जब हम स्पेसिफिक सिस्टम में पहुंचेंगे। इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डिस्कशन जेनेरिक है, यानी वो जनरल कैटेगरी, जनरल रिस्क, जनरल एग्जांपल्स आपको बता रहा है। स्पेसिफिक एग्जांपल सेल्स है तो सेल्स की स्पेसिफिक रिस्क क्या होंगे, उसके स्पेसिफिक कंट्रोल्स क्या होंगे, ये कहां पढ़ेंगे हम? सेल्स सिस्टम में। परचेज है, परचेज के स्पेसिफिक रिस्क क्या है, स्पेसिफिक कंट्रोल्स क्या है, ये कहां पढ़ेंगे? परचेज सिस्टम में। पेरोल के स्पेसिफिक रिस्क क्या है, स्पेसिफिक कंट्रोल्स क्या कहां पढ़ेंगे? पेरोल में। इन्वेंटरी एंड फिक्स्ड एसेट्स, स्पेसिफिक रिस्क क्या है, कंट्रोल्स क्या है, कहां पढ़ेंगे? ठीक है। कैश एंड बैंक का स्पेसिफिक रिस्क क्या है, स्पेसिफिक कंट्रोल्स क्या, स्पेसिफिक एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं उसमें। तो हर सिस्टम की स्पेसिफिक एक्टिविटीज, स्पेसिफिक रिस्क, स्पेसिफिक कंट्रोल्स, ये हम उस सिस्टम में पढ़ेंगे। यहां पे क्या पढ़ रहे हैं? जनरल डिस्कशन कि ये चीजें सिस्टम में होती हैं। चलिए रिस्क असेस कर लिया हमने, अब क्या करना है? कंट्रोल्स। चलें, ये कुछ अच्छा और स्पेसिफिक ये कंसेप्ट है कंट्रोल। अब कंट्रोल एक्टिविटीज की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कंट्रोल एक्टिविटीज की भी, जैसे ये ऊपर वाला तो रटे वाला है ना, कंट्रोल एक्टिविटी पॉलिसी एंड प्रोसीजर अदर देन कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट के अलावा पॉलिसी एंड प्रोसीजर है टू इंश्योर दैट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस आर कैरीड आउट। कंट्रोल एक्टिविटी डिजाइन टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट एरर। ये जो ऊपर है ना, मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस आर कैरीड आउट, ये रटे वाली पॉइंट है। कंसेप्ट क्या है भाई? जहां पे रिस्क है ना, उस रिस्क को प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए जो काम भी करेंगे वो कंट्रोल एक्टिविटी है। कंट्रोल एक्टिविटी क्या है? जहां कहीं कोई रिस्क है, उस रिस्क को प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट करने के लिए जो भी काम करेंगे वो कंट्रोल एक्टिविटी है। तो ये जो पहले वाला सेंटेंस है तो रटे वाला है, ये जो दूसरे वाला सेंटेंस है इसमें कंसेप्ट है। कंट्रोल्स की असल में ना उसने आपको ये 3 लफ्ज नहीं है, ये 3 टाइप्स हैं जो हम आईटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे।
कि कंट्रोल्स प्रिवेंट भी करते हैं एरर्स को, डिटेक्ट भी करते हैं, करेक्ट भी करते हैं। प्रिवेंट भी करते हैं, जैसे डॉक्टर है बीमारियों से बचाने के लिए हमें वो कुछ प्रिवेंटिव इंस्ट्रक्शंस भी देता है। ठीक है सर, ये काम नहीं करना है, सर ठंडी खट्टी चीज नहीं खानी, गला खराब हो जाएगा। प्रिवेंटिव, गला खराब हो जाए तो डिटेक्ट भी करता है क्या मसला है, कितना मसला है, और फिर करेक्ट करने के लिए मेडिसिन भी देता है। तो जिस तरह एक अच्छा डॉक्टर तीनों काम करता है उसी तरह अच्छा कंट्रोल को भी तीनों, ये 3 लफ्ज नहीं है सिर्फ, ये 3 कंसेप्ट हैं, 3 टाइप्स हैं, प्रिवेंट, डिटेक्ट। इसको अंडरलाइन कर लें, प्रिवेंट को अलग अंडरलाइन करें, डिटेक्ट को अलग करें, करेक्ट को अलग करें। लेकिन याद रखें एक ही कंट्रोल सारे काम नहीं कर रहा होगा, प्रिवेंट के लिए अलग है, डिटेक्ट के लिए अलग है, करेक्ट के लिए अलग है। ठीक है, तो बहरहाल चले ये फिर कभी प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट के ऊपर ना चैप्टर 13 में डिटेल में डिस्कशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। अभी सिर्फ आपको बताना था कि कंट्रोल्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल है। अच्छा एक चीज हो, आपने कॉस्ट काउंटिंग में पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से होता है, एक ही टाइप ऑफ कॉस्ट नहीं होती, कभी होती है फिक्स्ड, कभी होती है वेरिएबल। एक टाइप ये है, एक टाइप है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक टाइप है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग, एक है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट, और अल्लाह जाने और भी कॉस्ट होगी कोई, और कौन सी है फ्यूचर में, हाँ संक कॉस्ट और पता नहीं कौन कौन सी का, जो भी है। तो डिफरेंट टाइप्स है ना। ऐसा तो नहीं है कि जब टीचर फिक्स और वेरिएबल पढ़ा चुका है और उसके बाद जब आपको वो उसने कहा कि कॉस्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग और कॉस्ट होती है ऑपरेटिंग, तो आपका नहीं सर हमने नहीं पढ़ना आपसे, अभी तो आपने बोला है कॉस्ट फिक्स भी होती है, वेरिएबल भी आप कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी, ऑपरेटिंग भी है, ये कितनी टाइप्स पढ़ाएंगे? तो क्या यहाँ ये बेसिस डिफरेंट है, पर्सपेक्टिव डिफरेंट। उसी तरह कंट्रोल की डिफरेंट टाइप्स होती है, कंट्रोल एक्टिविटी की डिफरेंट टाइप्स होती है, पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। एक पर्सपेक्टिव हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि कंट्रोल एक्टिविटी टाइप हो सकती है ऑथराइजेशन, परफॉर्मेंस रिव्यू, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, सेग्रीगेशन और ड्यूटी। एक टाइप ये है, और भी एक टाइप ये भी होता है, कुछ कंट्रोल मैनुअल होते हैं, कुछ आईटी बेस्ड होते हैं। ठीक है, ताला लगा दें वो चाबी वाला मैनुअल कंट्रोल है, और वो जो कार्ड वाला आईटी बेस्ड कंट्रोल है, थंब इंप्रेशन वाला आईटी बेस्ड कंट्रोल है। ठीक है, पासवर्ड। तो कंट्रोल्स की डिफरेंट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन की प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव कंट्रोल है, एक है मैनुअल कंट्रोल, आईटी कंट्रोल, एक ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स। ठीक, अच्छा अब है क्या ऑथराइजेशन, एक कंट्रोल है। क्या कंट्रोल है? ऑथराइजेशन का मतलब क्या है? ऑथराइजेशन को अप्रूवल भी कहते हैं। भाई हर ट्रांजैक्शन से पहले कोई हायर मैनेजमेंट का बंदा उसको अप्रूव करे। क्या आपके ख्याल में अप्रूवल से फ्रॉड या गलतियां रुकेंगी? कम हो जाएंगी, क्योंकि वो जो अप्रूव करा पूछेगा भाई ये खर्चा किस लिए है, अभी परसों तो पेमेंट की थी इस चीज की, दोबारा क्या रिपेयर करवाने के लिए आ गया। क्लियर? अच्छा मुझे बताइए ऑथराइजेशन क्या सिर्फ सेल्स के सिस्टम में हो सकती है कि हर सिस्टम में? जेनेरिक एग्जांपल, हर सेल्स सिस्टम में एग्जांपल दिया ऑथराइजेशन की। क्रेडिट सेल से पहले ऑथराइजेशन होनी चाहिए, रेट अप्रूव्ड, रेट की ऑथराइजेशन होनी चाहिए, डिस्काउंट क्या बहुत है, एक ही बहुत है। परचेज सिस्टम में ऑथराइजेशन होनी चाहिए क्या? अप्रूव्ड सप्लायर से, सिर्फ जो सप्लाई परचेज करने जाओ अप्रूव्ड सप्लायर से परचेज करो, शाबाश। क्वांटिटी कितनी परचेज करें, बिल्कुल ठीक, काफी है। अच्छा चलें अब मुश्किल, अब जो क्या बता रहे हैं तो मैं भी मुश्किल एग्जांपल, पेरोल सिस्टम में क्या ऑथराइजेशन होनी चाहिए? हाँ, वेज रेट की ऑथराइजेशन, किस रेट के ऊपर? बेहतरीन, तसल्ली होगी, ठीक है। पेरोल शीट को पेमेंट करने से पहले ऑथराइजेशन, फिक्स एसेट को खरीदने से पहले ऑथराइजेशन, फिक्स एसेट को बेचने से पहले भी ऑथराइजेशन। ये तो आपने कैप 7 अगर कंपनी ला पड़ा हुआ है तो उसमें भी था कि फिक्स एसेट, बड़ी अमाउंट का फिक्स एसेट खरीदा बेचना होना तो डायरेक्टर्स की पहले ऑथराइजेशन अप्रूवल होगी, फिर होगी ऑथराइजेशन। समझ आ गया? ये कंट्रोल एक्टिविटी है भाई, समझते हैं कंट्रोल, इससे एरर्स खत्म होंगे। बिल्कुल, तो आप अपने सिस्टम में ये लगा सकते हैं कंट्रोल कि भैया 5000 से ऊपर जितना भी खर्चा होगा वो मैं अप्रूव करूंगा। अब ये 5000 से ऊपर वाले तो सिक्योर होंगे ना, अगर आपका बिजनेस अपने साथ थोड़ी फ्रॉड करेंगे, लेकिन 5000 के नीचे वाले में अभी भी मसला है, छोड़ना उसको भी नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ एक कंट्रोल काफी नहीं है, मुख्तलिफ कंट्रोल, ताकि कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल क्यों है? ताकि अगर कोई एक को बाईपास करे ना दूसरे से पकड़ा जाए, दूसरे को बाईपास करे तीसरे से पकड़ा जाए। तो क्या दुनिया, वैसे मेरा ख्याल है एक ही कंट्रोल होता ना, हमें याद करना आसान होता, हमें याद करना आसान होता, बिजनेस ठप हो जाते, तबाह हो जाते बिजनेस। एक ही कंट्रोल होता, एक कंट्रोल बाईपास करना आसान है, 2 बाईपास करना मुश्किल है। इसलिए अगला कंट्रोल क्या? परफॉर्मेंस रिव्यू। परफॉर्मेंस रिव्यू क्या है? ये मैं नहीं समझा, ये पूरा पैरा पढ़ेंगे तो आपको इतनी समझ नहीं आएगी जितनी एक लफ्ज से आएगी इंशाल्लाह, लेकिन पहले मैं पैरा पढ़ाऊंगा ना पहले। परफॉर्मेंस रिव्यू क्या है? These includes reviews and analysis of actual performance versus budget, forecast and prior period performance. Employees की performance को बजट के साथ, prior period के साथ कंपेयर करना, ठीक है? Together with investigative and corrective action. अब देखें, मैं आने से पहले फर्ज कीजिए टीए को टास्क लेके आया हूं, भैया टेस्ट चेक करने हैं, 1.5 घंटे बाद आऊंगा, टेस्ट चेक करके रखना। अब मैं वापस गया हूं, मुझे यहाँ पे बैठे हुए अभी मुझे क्या पता चल सकता है कि टीए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? सर कैसे पता चलेगा? हाँ जी, मैं देखूंगा भैया ये तकरीबन 15 मिनट के अंदर टेस्ट चेक होता है, 1 घंटे में 6 टेस्ट चेक होने चाहिए। मैं जाऊंगा, मैं सोचूंगा कितने टेस्ट होगा? 4। तो मेरा अगला सवाल क्या होगा? आधा घंटा किधर गुजारा तुमने? वो कहता सर आपको कैसे पता चला? मैं तो यूट्यूब पे मैच के हाइलाइट्स देख रहा था आधे घंटे। आपको बताना नहीं है उसको कि परफॉर्मेंस रिव्यू किया। समझ रहे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस का बजट, फोरकास्ट और प्रायर पीरियड परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन करना, ठीक है?
जी हाँ, क्वालिटी भी कम कर सकता है, शाबाश। तो हमारा कोई एक कंट्रोल थोड़ी है, हमारा अगला कंट्रोल भी है। क्वालिटी कम होगी, स्टूडेंट खुद आएगा, सर ये देखें ये मैंने ठीक लिखा हुआ था, इसने गलत, सर मैंने गलत लिखा हुआ था, इसने टिक मारा हुआ। वो आ जाते हैं, नहीं आते होते हैं, अच्छे बच्चे आते हो, आप लोग नहीं आते, अच्छे स्टूडेंट आते होते हैं। तो कंट्रोल एक नहीं है, कंट्रोल क्या है, ठीक है। ये आप प्रैक्टिकली जाएंगे ना, जब वैसे शायद किसी केस स्टडी में भी पॉइंट था, या किसी सिस्टम में जब आप सेल परचेज सिस्टम पढ़ेंगे कि उसमें हमने जब डेटर्स के ऊपर या परचेज सिस्टम में कंट्रोल देखा, इनवाइस अभी आपने बताया इनवाइस गलत भी हो सकती है, तो उसमें गलती ये भी हो सकता है इनवाइस कम अमाउंट की भी हो, ज्यादा अमाउंट की भी हो। तो हमारा ज्यादा फोकस ही होगा क्रेडिट परचेजेस है ना, तो अंडर स्टेट ना हो। तो स्टूडेंट बात कहते हैं सर परचेज में ओवर स्टेटमेंट भी तो हो सकती है, आपने अपना कंट्रोल जो ज्यादा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लगाया वो इंटरनल के ऊपर क्यों लगाया हुआ है? तो उसका जवाब यह है कि अगर इनवाइस ज्यादा अमाउंट की बना के भेजेंगे ना, आप फर्ज कीजिए तो जो कस्टमर है, या जैसे सेल्स सिस्टम परचेज सिस्टम कोई भी हो, अगर हमने पैसे वसूल करने हैं ना, तो हमने ज्यादा फोकस इस पे करना है कि कम ना हो, क्योंकि अगर ज्यादा हुए ना कस्टमर खुद भागा भागा आ जाएगा, कस्टमर खुद भागा भागा आ जाएगा। ये एक टेक्निक भी है, कंफर्मेशन जब पढ़ेंगे फिर बताऊंगा। उसमें पता क्या कहता है, अजीबोगरीब सी चीजें, बहरहाल कुछ प्रैक्टिस में भी नहीं, मतलब किताबों में नहीं है, उसमें टेक्निक है। कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है आपने, किसी को 5 लाख रुपया लेना है, उसे लिखो 5 लाख रुपया हमने, हमारे क्लाइंट ने आपसे वसूल करना है, आप बताइए 5 लाख देना है कि नहीं। ये है कंफर्मेशन, ये नॉर्मल है। इसमें लेकिन वो कहता है रिस्क है कि दूसरा पार्टी ना वेरिफिकेशन के बगैर टिक करके ना स्टैम्प करके भेज देगी। तो उसने बताया हुआ है कि ब्लैंक यानी अमाउंट ना लिखे, ये पूछे कि सर हमारे कस्टमर ने आपसे कुछ पैसे लेने हैं, बताइए आप अपना रिकॉर्ड चेक करके बताइए कि आपने कितने पैसे देने हैं। इस सूरत में वो चेकिंग करके बताता है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम होती है, वो इग्नोर ही कर, कहता मुझे काम करना पड़ेगा ना, मैं करता ही नहीं। हाँ, अगला तरीका ये बताने लगा था। वो तरीका क्या है कि भाई 7 लाख लिख के भेज दे, वो फौरन बताएगा भैया मैंने तो 5 लाख देने हैं, ठीक है। लेकिन ये तरीका स्टैंडर्ड ने नहीं बताया हुआ, एक जगह पे इसका जिक्र किया हुआ है, हल्का सा जिक्र, वो समझने वाले समझ जाते हैं कि क्या कह रहा है, लेकिन उसे खुद से नहीं बताया। बहरहाल तो ये परफॉर्मेंस रिव्यू समझ आ गया, कहां की बात की थी। इट आल्सो इंक्लूड्स कंपेयरिंग इंटरनल डाटा विद एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनल को एक्सटर्नल के साथ भी, कि कंपैरेटर की क्या, हमारी क्या सेल है, कंपैरेटर की क्या सेल है। एक तो तरीका ये ना भैया हमारा स्टाफ सही काम नहीं कर रहा, क्यों, हमारी इस महीने की सेल्स कम है, पिछले महीने की ज्यादा थी, ठीक है, या इस महीने की सेल कम है, बजट ज्यादा था प्रायर पीरियड, ये भी परफॉर्मेंस रिव्यू है। और अगर हम कहें हमारा स्टाफ सही काम नहीं करा, क्यों, कंपैरेटर ने इतनी सेल कर ली, हमारी सेल कम है, तो कंपैरिजन जो रिव्यू है प्रायर पीरियड के साथ भी हो सकता है, बजट के साथ भी और एक्सटर्नल भी, ठीक है। दीज आर यूजुअली परफॉर्म्ड बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट करेगा, तो थोड़ी करेगा, इंटरनल कंट्रोल है। टू सुपरवाइज वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट के वर्क को सुपरवाइज करने के लिए करते हैं, इसलिए इन्हें मैनेजमेंट कंट्रोल भी कहा जाता है। अब वो एक लफ्ज सुन ले, ये समझ आ गया सर। अगर वही काम ऑडिटर करे तो उसे कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर, और अगर वही काम मैनेजमेंट करे इसे कहते हैं परफॉर्मेंस। देखिए ऑडिटर भी यही काम नहीं करता, वो एक्चुअल को बजट के साथ प्रायर पीरियड के साथ कंपेयर करता है, तो एनालिटिकल प्रोसीजर ही होते हैं। ये बड़ा रिस्क असेसमेंट के लिए यूज किए थे एनालिटिकल प्रोसीजर, वही काम ये भी कर रहे हैं। फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, ये इसके साथ लिख ले ब्रैकेट में आईटी कंट्रोल्स, ये हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। कह रहा है ये असल में इस मकसद के लिए होते हैं कि जो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है वो सही, उसमें मसला ना हो, ठीक है। ये ना हमने इनपुट 70,000 का दिया है, आउटपुट 7,000 का है, ये है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल। ये डिटेल में हमने पढ़ना है कहां, चैप्टर 13 में। लेकिन कहता है सिर्फ एक चीज में रखो, दीज कंट्रोल आर क्लासिफाइड बिटवीन 2 ब्रॉड ग्रुप्स, जनरल कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। अब अगेन अगर जनरल कंट्रोल की आपको डेफिनेशन बताऊं, एप्लीकेशन कंट्रोल की डेफिनेशन बताऊं ना, तो आपको एक और कंसेप्ट याद आ जाएगा। एप्लीकेशन कंट्रोल ऐसा कंट्रोल है जो स्पेसिफिक, अच्छा आईटी की लैंग्वेज में ना हम बोलते हैं एरिया, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, काउंट बैलेंस। आईटी की लैंग्वेज में लफ्ज एरिया नहीं बोलते, बोलते हैं एप्लीकेशन। हाँ भैया ये सेल्स एप्लीकेशन कैसी चल रही है, कोई बग तो नहीं आया इसमें, हम क्या कहते हैं भाई सेल्स काउंट चेक कर लिया, कुछ उसमें एरर तो नहीं है, ये है अकाउंटेंट, आम अकाउंटेंट। आईटी वाला क्या बोलेगा, सेल्स एप्लीकेशन में बग तो नहीं आया इसमें, ठीक। बोलने का तरीका अपने अपने अल्फाज स्पेसिफिक वर्ड होते हैं। तो अगर कोई आईटी के अंदर कोई कंट्रोल स्पेसिफिक एप्लीकेशन से रिलेट करे उसे कहते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल, और अगर कोई कंट्रोल बहुत सी एप्लीकेशन से या पूरे सिस्टम से रिलेट करे उसे कहते हैं जनरल कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल एप्लीकेशन लेवल पे काम करता है, जनरल कंट्रोल ओवरऑल लेवल पे काम करता है। क्या याद आया, शाबाश। रिस्क एट असर्शन लेवल, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, शाबाश। तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स हैं रिस्क एट असर्शन लेवल का काउंटर कंसेप्ट, और जनरल कंट्रोल है रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का काउंटर कंसेप्ट। याद, उधर रिस्क उधर कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल क्या, गैस करें। देखिए हमारे एसेट होते हैं एक इंटेंजिबल एक टेंजिबल। इंटेंजिबल क्या होता है, हमारी इंफॉर्मेशन, डाटाबेस, फार्मूलाज वगैरह, वो तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल से हो जाएंगे सिक्योर। ऐसा ही है भाई, आपके सप्लायर की लिस्ट यूजफुल एसेट है कि नहीं आपके लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होगा,
लेकिन यूजफुल इंफॉर्मेशन है। किस पार्टी को आपके सेलर्स की लिस्ट में कौन कौन से लोग हैं, किसके साथ क्या एग्रीमेंट है, क्या रेट है, ये भी आपके लिए यूज। इस तरह की चीजों को, इस तरह के एसेट्स को, इस तरह के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा कंट्रोल है? इन्फॉर्मेशन। इनटेंजिबल्स के लिए, इनटेंजिबल एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या, रफली कंसेप्ट बता रहा हूं, इन्फॉर्मेशन। और टेंजिबल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है? फिजिकल कंट्रोल। These are controls to prevent unauthorized use or theft of tangible assets and computer program data files वगैरह। ठीक है, डाटा फाइल फिजिकली भी चोरी हो सकते हैं पूरा। अगर कोई हमारे कंप्यूटर अकाउंट को हैक कर लेना, वो तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल में आएगा और वो कंप्यूटर उठा के ले गया। फिजिकल कंट्रोल। ठीक है, फिजिकल कंट्रोल की क्या एग्जांपल है? पहला, फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स। जिस जगह पे आपका फिजिकल एसेट बड़ा हुआ ना, उसके इर्द गिर्द किसी इररिलेवेंट बंदे को ना आने दें। कैशियर है, कैश डिपार्टमेंट देखें, आपने देखा जाके, उससे ज्यादा सिक्योर जगह आपको पूरे कॉलेज में कोई नहीं मिलेगी। सिर्फ खिड़की से खुली हुई है, चारों तरफ से बंद, ऊपर से भी। इसलिए कोई एक हाथ आता है खिड़की से, आके पैसे अंदर ले जाता है, ऐसे ही है। ये है फिजिकल सिक्योरिटी। इवन कॉलेज के एम्प्लॉइज भी नहीं जा सकते उधर। हाँ, वो अंदर वाली साइड में। क्यों नहीं जा सकते? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। आप गए हुए हैं? अगली बार नहीं, चेंज होगा, चेंज नहीं होगा, उनसे कहा चेंज ले लो। ऐसी बात क्यों बताते हो? लिमिटिंग एक्सेस टू इन्वेंटरी काउंट, समझ आया? लिमिटिंग एक्सेस टू इन्वेंटरी क्या कहना चाह रहा है? लिमिटिंग एक्सेस टू इन्वेंटरी एरिया क्या कहना चाह रहा है? इन्वेंटरी जहां पे वेयर हाउस में है ना, अनऑथराइज्ड पर्सन को ना आने दो उधर। लोग चोरी करके ले जाते हैं थोड़ी थोड़ी, और खास तौर पे जब इन्वेंटरी स्मॉल इन साइज हो वो। फिर इसके बाद रिक्वायरिंग ऑथराइजेशन फॉर एक्सेस टू कंप्यूटर प्रोग्राम। कि कंप्यूटर प्रोग्राम को, अच्छा ये वैसे इधर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में एग्जांपल आनी चाहिए थी। रिक्वायरिंग ऑथराइजेशन फॉर एक्सेस टू, नहीं सॉरी, ये दूसरी एग्जांपल। नहीं, ये दो, अच्छा मैं दो कंट्रोल आपको बताता हूं। आपने मुझे ये बताना है कौन सा फिजिकल में आएगा, कौन सा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल में आएगा। हम ऊपर एलएमएस ऑनलाइन डिपार्टमेंट में गए, वहां पे जाके हमने देखा जिस रूम में सर्वर पड़ा हुआ है उसके ऊपर रूम के बाहर लिखा हुआ है फॉर ऑथोराइज्ड पर्संस ओनली। ये कह रहा है, ये रिक्वायरिंग ऑथराइजेशन फॉर एक्सेस टू कंप्यूटर प्रोग्राम, ये वाला एग्जांपल है। और अगर फर्ज कीजिए आप कंप्यूटर पे जब बैठे, आपने कहा मैंने प्रीवियस लेक्चर लेने हैं, एक दो दिन छुट्टी की थी, लेक्चर लेने हैं, लेक्चर में गए, उसने पहले कहा यूजर नेम पासवर्ड। ये यूजर नेम और पासवर्ड क्या चीज है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल। शाबाश, ठीक है। ये भाईजान ने अपना मोबाइल अपने बैग में रखा हुआ है और मोबाइल की जिप बंद करके रखी हुई है। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, मोबाइल की नहीं, बैग की जिप। कोई बात नहीं, समझ गए। नेक्स्ट कंसेप्ट, ये हो गया हमारा फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। ये भाईजान ने, अब कंट्रोल है तो फारिग सही, इन्होंने बैग की जिप खोली, वहां से मोबाइल निकाल, देखा पासवर्ड लगा हुआ है। ये कौन सा कंट्रोल होगा? ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल होगा। शाबाश, ठीक है। अच्छा, अब टेक्निकल चीज पूछने लगा आपसे। पीरियोडिक काउंटिंग एंड कंपैरिजन ऑफ फिजिकल बैलेंस विद बुक बैलेंस। फॉर एग्जांपल कंपेयरिंग रिजल्ट ऑफ इन्वेंटरी काउंट एंड कैश काउंट। एग्जांपल गौर से सुनिएगा, एंड पे दो सवाल पूछने मैंने आपसे। हम स्टॉक काउंट करने के लिए गए, हमने देखा जहां पे वेयर हाउस है इन्वेंट्री, वहां पे दाखला हर एक का मना है, सिर्फ ऑथराइज पर्सन जा। हम चेकिंग करने के लिए गए तो वेयर हाउस मैनेजर ने कहा सर बिल्कुल ठीक, आप ऑडिटर हैं, आ सकते हैं, लेकिन मुझे कोई अपना जो कार्ड शार्ट है आपका, से पता चले बाकी आप इस ऑडिट फर्म की ट्रेनी है, मुझे वो दिखा दें, फिर आपको इजाजत दूंगा। हमने कहा ये तो बहुत अच्छा कंट्रोल है। हमने कार्ड दिखाया, स्टॉक काउंट किया। फिर उसके बाद हमने उससे पूछा भैया हर महीने स्टॉक काउंट होता है? जी हर महीने स्टॉक काउंट। हमने कहा क्या फिजिकल बैलेंस और बुक बैलेंस की रिकंसिलिएशन मंथ एंड में बनती है? स्टॉक काउंट के बाद बुक बैलेंस के साथ कंपेयर करना चाहिए ना, कि जितना किताबों में स्टॉक खरीदा हुआ है फिजिकल भी पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। मैंने कहा सर वो रिकंसिलिएशन भी बनती है। तो इसमें दो कंट्रोल हो गए, दोनों इसी से रिलेट करते हैं। एक है एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ एसेट, एक्सेस कंट्रोल यानी एक्सेस नहीं करने दे। और दूसरा कंट्रोल क्या है? मंथ एंड में रिकंसिलिएशन बन रही है। सवाल गौर से सुनेगा, सवाल मेरा ये है कि इनमें से कौन सा कंट्रोल प्रिवेंटिव है, कौन सा डिटेक्टिव है, कौन सा करेक्टिव है? फिजिकल एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करने वाला प्रिवेंटिव। शाबाश, प्रिवेंटिव। और जो रिकंसिलिएशन वाला है वो डिटेक्टिव है। शाबाश, करेक्टिव इसमें कोई भी नहीं है। करेक्टिव ऐसे होता तो होता क्या कि अगर सामान की चोरी हो रहा है, एफआईआर दर्ज करवाई, उसको ढूंढ के उस एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया, ये करेक्टिव कंट्रोल है। खूब धुलाई की उसकी, ये करेक्टिव कंट्रोल है। वो तो खा गया, लेकिन दूसरों के लिए मैसेज होता है। हाँ जी प्रेसिडेंट भाई, फिजिकल कंट्रोल समझ आ गया। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी तो कई दफा आपको बता चुका हूं। एक काम के लिए कई बंदे, फर्ज कीजिए आपके पास अनलिमिटेड अमाउंट है, आपने परचेज ट्रांजैक्शन में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज लगानी है, कितने लोग हायर करेंगे? तो 10-12 होने चाहिए कम से कम। बताइए कौन कौन किस एक्टिविटी के लिए अलग अलग पर्सन हायर करेंगे? रिक्विजिशन अलग बंदा दे, परचेज ऑर्डर अलग बंदा अप्रूव करे, सप्लायर की लिस्ट अलग बंदा बनाए, रिसीव अलग पर्सन करे चेकिंग करने के बाद, रिसीव नोट अलग बंदा बनाए,
इनवॉइस को चेक अलग बंदा करे, रिकॉर्ड अलग बंदा करे, इन्वेंट्री जो आई है वेयर हाउस में उसका कस्टोडियन अलग हो, पेमेंट करने वाला अलग, पेमेंट की अप्रूवल करने वाला अलग। कोई राय तो नहीं क्या, कोई एक्टिविटी? अच्छा अब बताए, सेल्स में सेग्रीगेशन ड्यूटीज करनी है, कैसे करेंगे? सेल ऑर्डर करने वाला बंदा अलग हो, क्रेडिट लिमिट डिसाइड करने वाला बंदा अलग हो, रेट अप्रूव करने वाला अलग हो, डिस्पैच करने वाला पर्सन अलग हो, इनवॉइस जनरेट करने वाला पर्सन अलग हो, रिकॉर्ड करने वाला अकाउंट्स डिपार्टमेंट बंदा अलग हो, रिसीव करने वाला बंदा अलग हो। शाबाश, ये सेग्रीगेशन ड्यूटी का कंसेप्ट समझ आया? अच्छा बताइए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज सिर्फ एक सिस्टम में होनी चाहिए? और भाई इनमें से सारी एग्जांपल हर सिस्टम में होनी चाहिए, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल है। लेकिन जब आप सेल सिस्टम में स्टडी करेंगे ना, सेल सिस्टम में, तो आप सेल सिस्टम में पढ़ेंगे कि देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बिटवीन पर्सन हु अप्रूव सेल्स ऑर्डर एंड पर्सन हु अप्रूव्स क्रेडिट लिमिट। देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बिटवीन पर्सन हु डिस्पैचेस गुड्स एंड पर्सन हु प्रिपेयर सेल इनवॉइस। देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बिटवीन पर्सन हु प्रिपेयर सेल इनवॉइस एंड पर्सन हु रिकॉर्ड्स सेल इनवॉइस। देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बिटवीन पर्सन हु रिकॉर्ड इनवॉइसेस एंड हु कलेक्ट्स कैश। ठीक है? अच्छा मुझे बताइए, क्या परचेज सिस्टम में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बता सकते हैं? अभी आपने बताया है बहुत सी, इसी को आप सेंटेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, कंट्रोल बन जाएगा। और ये कंट्रोल जो मैं अभी बहाने से आपको बता रहा हूं ना सिस्टम, ये आगे सेल परचेज सिस्टम स्पेसिफिक सिस्टम में बार बार यूज होने हैं। ठीक, चले सेग्रीगेशन ड्यूटीज भी हो गया, तो हमारे कितने एलिमेंट्स हो गए? 4। 5वां मॉनिटरिंग कंट्रोल, सिंपल, कल नहीं पढ़ेंगे ऐसे। ये अभी इसके बाद हमने कंट्रोल एनवायरनमेंट पढ़ना है, भूल गए हैं? बेसिक कंसेप्ट बताया, एग्जांपल्स पढ़वानी है, यही तो केस स्टडी है आज के लेक्चर की। कंप्लीट किए बगैर मैंने नहीं जाने देना, वरना 1 अगस्त को लेक्चर पहुंच जाएगा। ओके सर, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मेरे को मसला है। 20 जुलाई से आगे नहीं जाना हमने। अच्छा, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल आसान है कि जो कंट्रोल एक्टिविटी आपने बनाई है ना, ये 4 वाले में, उसे दूसरे तीसरे दिन चेक करते रहना। नहीं, दूसरा तीसरा दिन जल्दी हो गया, पढ़ाने दे मेरे को, मेरा भाई। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल क्या है कि जो कंट्रोल एक्टिविटी आपने पिछले स्टेप में बिल्ड कर दिया ना, वक्तन फवक्तन, हर हफ्ते या हर महीने, हस्बे जायका हस्बे तौफीक, उसको आपने चेक करते रहना है कि सही परफॉर्म कर रही है कि नहीं। सही परफॉर्म नहीं कर रहे तो करेक्टिव एक्शन लें। बाज़ औक़ात सही परफॉर्म कर रहे होता है कंट्रोल, लेकिन उनको अपडेट करने की जरूरत होती है, मार्केट में कोई नई चीज आ जाती है। तो मॉनिटरिंग कंट्रोल में यही कह रहा है भैया कि मॉनिटरिंग कंट्रोल का मतलब क्या? प्रोसेस बाय विच मैनेजमेंट रिव्यूज एंड मॉनिटर ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल्स टू इंश्योर कंट्रोल रिमेन एडिक्वेट एंड आर बीइंग अप्लाइड प्रॉपर्ली। यानी मॉनिटरिंग में अहम लफ्ज़ क्या है? मैनेजमेंट, ये अंडरलाइन करें, रिव्यूज एंड मॉनिटर्स द ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल को। सारा कंसेप्ट इस अल्फाज के अंदर है कि मैनेजमेंट कंट्रोल को रिव्यू करती है, मॉनिटर करती है। इट आल्सो इंक्लूड्स टेकिंग रेमेडियल एक्शन, यानी अगर कोई रेमेडियल एक्शन की जरूरत है, किसी की क्लास करनी है, कोई सही काम नहीं कर रहा है कंट्रोल एक्टिविटी में, पता चले सेल इनवॉइस बन रही है, उसको रीचेक नहीं कर रहा, जो बंदा जिसको कहा था वो कभी इनवॉइस रीचेक करता, कभी नहीं करता, तो रेमेडियल एक्शन लेने की जरूरत है कि नहीं? हाँ जी, ठीक है। ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग। ठीक। अच्छा मुझे बताइए, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट करना किसकी जिम्मेदारी है? तो आपके ख्याल में क्या मॉनिटरिंग भी मैनेजमेंट को ही करनी चाहिए? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, ये करें अंडरलाइन इंटरनल ऑडिट कर फंक्शन को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और अब सुन ले, वही काम अगर क्लाइंट का इंटरनल ऑडिट फंक्शन करे उसे हम कहते हैं मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, हम करें। और वही काम अगर ऑडिटर करे तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल। मैनेजमेंट भी यही देख रही है, रिव्यू एंड मॉनिटर ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल के कंट्रोल सही परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं हो रहे तो मैनेजमेंट रेमेडियल एक्शन देती है। वही काम अगर हम करें एज ऑडिटर के कंट्रोल सही परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं, उसे क्या बोलेंगे? लेकिन हमारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि हम रेमेडियल एक्शन लें। कोई नई काम कर रहा, हमें उसके कान नहीं खींचना, क्या करना है? क्लियर? तो ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब है कंट्रोल एनवायरनमेंट। अच्छा, समझाऊंगा, कुछ नहीं समझा दिया है, सिर्फ पढ़ा, एक दफा पढ़ाना चाहता कि घर जाके पढ़े ना तो प्रॉब्लम नहीं, मैं पढ़ा के भेजूंगा आपको। ना कह रहा है। अच्छा मुझे बताए, चले क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। क्वेश्चन भी उसने कहा, केस स्टडी का क्वेश्चन, उसने कहा किसी भी क्लाइंट पे जाएंगे इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करेंगे, पक्की बात? उसमें कंट्रोल एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे कि कंट्रोल एक्टिविटी को? अब जरा गौर से सुनिएगा, दोनों को करेंगे। पहले किसको करेंगे? कंट्रोल एनवायरनमेंट। अच्छा सुने, अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट स्ट्रांग है तो फिर कंट्रोल एक्टिविटी को जाके देखो। सबसे अहम है कंट्रोल एक्टिविटी इस पूरे सिस्टम में, उसके बाद कंट्रोल एनवायरनमेंट। कहता है पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट देखना, कंट्रोल एक्टिविटी नहीं पहले देखना। किस जगह जाके सबसे पहले क्या देखना है? अगर स्ट्रांग है फिर कंट्रोल एक्टिविटी जाके देखो स्ट्रांग है कि वीक है, ठीक है?
और अगर कंट्रोल इन्वायरमेंट ही वीक है तो फिर कंट्रोल एक्टिविटी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वीक ही होगी। किसी कंपनी में देखना ना सिस्टम कैसा है, जाके पहले सीईओ को देखो, सीईओ टाइम पे आता है, ईमानदार है, ठीक है, कंपिटेंस को प्रमोट करता है, सिफारिश नहीं मानता, किसी की चोरी नहीं करता, तो फिर देखो नीचे वाले लोग वो भी ईमानदार है कि नहीं, क्योंकि सीईओ ईमानदार है ना, तो मैं भी नीचे वाले ईमानदार हो, मैं भी ना हो। लेकिन अगर सीएफओ ही करप्ट है, सीईओ ही करप्ट है, तो कह रहा है नीचे देखने की जरूरत नहीं है, नीचे भी सारे, अगर कोई ईमानदार हुआ भी तो ना होने के बराबर, आटे में नमक के बराबर। समझ गए? ये मैं कंपनी की मिसाल दे रहा हूं, पाकिस्तान की नहीं दे रहा। तो अब अगला सवाल हमारा ये है कि